नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाले याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट फर्म ब्लैकलिस्ट होगी और कठोर कार्रवाई भी होगी। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर को चरमपंथियों ने निशाना बनाया। इस बीच कनाडा की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने घटना की कड़ी निंदा की। छठ पूजा को लेकर रेलवे ने की है विशेष तैयारियां। पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई। रेलवे द्वारा 243 पूजा स्पेशल ट्रेन 1663 फेरों में चलाई जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ हुआ शुरू। व्रती महिलाएं निर्जल व्रत रखकर करती हैं छठी मैया की पूजा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, तो वहीं हाई कोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से इस मामले में सुनवाई की और 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी जवाबदेही तय होगी। एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट फर्म को ब्लैकलिस्ट होगा और कठोर कार्रवाई भी होगी। सीएम योगी ने सोमवार शाम लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और निर्माण कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगरा में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में विपक्ष की राजनीतिक ठगी करने के कारण पार्टी को आशा के विपरीत परिणाम मिला था और संविधान बदलने, आरक्षण हटाने की बात कहकर जनता को धोखा दिया था, लेकिन अब काट की हांडियां बार बार नहीं चढ़ेंगी। देखिए, पिछले चुनाव में कुछ परिणाम आशा के विपरीत निकले थे। उसका कारण ये था कि राजनीतिक ठगी की गई थी। जिन लोगों ने एक ठगी की कि मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे तो आरक्षण हटा देंगे, आज लोगों को समझ में आ गया कि ये उनके साथ धोखा किया गया था और वो एक ठगी के शिकार हुए। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि ना तो संविधान बदलने की कोई बात हो रही है और ना आरक्षण हटाने की बात हो रही है। योगी और मोदी जी तीसरी बार आ भी चुके हैं, इसलिए अब उनका ये काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़े। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7 नवंबर को होने वाली छठ पूजा की तैयारी जहां एक तरफ तेजी से पूरी की जा रही है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। कल देर शाम लखनऊ पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया, तो वहीं जीआरपी ने यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर सुरक्षा को चाक चौबंद किए जाने की व्यवस्था की है। एडीजी रेलवे खुद निरीक्षण करने चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची और उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठ पूजा में यात्रियों का आवागमन बड़ी संख्या में हो रहा है। ऐसे में जीआरपी आरपीएफ मिलकर संयुक्त अभियान चला रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ उनके गंतव्य तक जाने में कोई परेशानी न हो। अभी छठ पूजा आने वाला है। छठ पूजा के कारण रेलवे द्वारा विशेष ट्रेन चलाए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोग बिहार की तरफ और पूर्वांचल की तरफ जा रहे हैं और ये लोग वापस भी आएंगे। इन लोगों की सुरक्षा और इनके यात्रा सुगम हो, सेफ हो, उसके लिए हम लोग विशेष टीम लगाए गए हैं। और यहाँ भी आपके सामने हमारा डॉग स्क्वाड है, एंटी सबोटाज टीम है, सादे वस्त्र में भी हम लोग पुलिस को लगाए हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी परवेज जैदी के पास चलते हैं, जो कि जानकारी देंगे। परवेज जी, क्या कुछ जानकारी है छठ पूजा को लेकर? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पूजा लखनऊ में तो बड़ा कार्यक्रम होता ही है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जी, वो लखनऊ होकर बिहार तक जा रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं ताकि क्राउड क्योंकि बहुत ज्यादा होने की संभावना है। तो इसलिए कल एडीजी खुद पहुंचे थे मौके पर, उन्होंने जायजा लिया। डीआरएम भी गए थे, उन्होंने भी जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ में ही लगभग स्नान करने वालों की संख्या 16 लाख के आसपास बताई जा रही है कि 16 लाख लोग आ सकते हैं संभावित। तो इस तरह से पूरे शहर को और रेलवे स्टेशन को भी साफ सफाई के साथ सुरक्षा बढ़ाई गई है। शहर में भी चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और आला अधिकारी खुद मौके पर जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जी पूजा। परवेश जी, अगर आपसे जान सके, क्या कुछ और खास इंतजाम किए जा रहे हैं घाटों को लेकर? क्या कुछ अपडेट है वहां पर? किस तरह से व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, घाटों पर सफाई पहले से चल रही थी और आज से क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं तो सुबह से ही व्यवस्था सफाई की शुरू कर दी गई है। कुल्टी का पानी भी बढ़ाया गया है ताकि लोग साफ पानी स्वच्छ जल में स्नान कर सकें। कल पूर्वांचल के लोग जो थे गए थे मौके पर भी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पानी बढ़ाने की मांग की थी और आज पानी बढ़ा दिया गया है। परवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं समाचारों में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पर्व का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में यात्री बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में त्योहार मनाने के लिए अपने घर आते हैं। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। 55 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें 36 ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन से चल रही हैं। रेलवे द्वारा 243 पूजा स्पेशल ट्रेन 1663 फेरों में चलाई जा रही है, जिसमें यात्रियों को आसानी से ट्रेनों में रिजर्वेशन मिल रहा है और त्योहार में यात्री सुरक्षा के साथ साथ सुखद यात्रा भी कर रहे हैं। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद स्तर पर तैयारी की हुई है और रिकॉर्ड संख्या में हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। अभी डेली की पोजीशन भी हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है कि डेली कितनी ट्रेनें चला रहे हैं। अगर 4 तारीख की यानी कि आज की बात करें तो कुल 55 ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से चल रही हैं, जिनमें से 36 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे से या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं और 19 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि यहाँ से पास होकर जा रही हैं, यानी कि पासिंग ट्रेनें हैं। इसी प्रकार से अगर 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को कुल 25 स्पेशल ट्रेनें हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से, यानी कि जो पूर्वोत्तर रेलवे पे या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, और 12 ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ से पासिंग, यानी कि कुल 37 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 6 नवंबर की बात करें तो
13 + 12 25 ट्रेनें यहाँ से जो ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हैं और 14 पासिंग ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। तो ये डेली की डेली पोजीशन हम लोग रेगुलर शेयर भी कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल सके। स्पेशल ट्रेन चलने से आम नागरिक को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि आजकल फेस्टिवल सीजन्स में आम लोग को रिजर्वेशन हो नहीं पाते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है। और गवर्नमेंट भारतीय रेल के द्वारा जो सुविधा ट्रेन और जो ये स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, उनसे ये होता है कि उनको कंफर्म टिकट मिल जाती है, जिससे वो अपने सीट पे प्रॉपर तरीके से अपने घर के लिए यात्रा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नहाय खाए के साथ आज से महापर्व छठ शुरू हो गया है। छठ के पहले दिन नहाय खाए की परंपरा होती है। इस दिन व्रती सुबह नहाकर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के साथ शुरू होकर ये पर्व उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। छठ पूजा के इन 4 दिनों तक व्रत से जुड़े कई नियमों का पालन किया जाता है। नहाय खाए के दिन व्रती तालाब, नदी या घर पर ही स्नान करते हैं। छठ पूजा में नहाय खाए का विशेष महत्व भी होता है। इसके साथ ही पर्व की शुरुआत होती है। नहाय खाए के दिन व्रती सात्विक आहार ग्रहण कर खुद को पावन और पवित्र छठ पूजा के लिए तैयार करते हैं। इससे व्रती के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा में उपचुनाव के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भ्रमण कार्यक्रम के लिए टप्पल पहुंचे और गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने खैर विधानसभा के पिपली, रामपुर, घरबरा, हमीदपुर, शोरोल, बेना, बुढ़ाका, टारी में भ्रमण किया और इस दौरान मंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री देखते हैं किसका बूथ कितनी वोट, किसका बूथ कितनी वोट, एक एक वोट को देखते हैं। ये सब लोग गारंटी लेके आए थे जो बैठे हैं आपके सामने। सुरेंद्र दिलेर को आप यदि टिकट देंगे तो 1 लाख वोट से ज्यादा वोटों से जीतेगा। तो ये सुरेंद्र दिलेर की वोट नहीं पड़ रही है, ये ठाकुर जयवीर सिंह की इज्जत और इन लोगों के सम्मान की वोट पड़ रही है। समाचारों में रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं। मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, जहूं और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार। करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम् दिव्य भव्य उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं दिव्य भव्य उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं दिव्य भव्य उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण 1 दिवसीय पर दौरे पर कन्नौज पहुंचे। यहां मंत्री असीम अरुण ने धान किसानों को तोहफा देते हुए आलू मंडी में धान की खेप को हरियाणा के लिए रवाना किया। मंत्री ने बताया कि कन्नौज के ठठिया इलाके में स्थित आलू मंडी को योगी सरकार ने अनाज और सब्जियों के लिए खोल दिया है। अब आलू मंडी में किसान दूर दराज न जाकर अच्छे दामों में अपना धान मंडी में बेच सकेंगे। कन्नौज का धान मिलों में जाएगा और फिर चावल का रूप देकर देश विदेशों में भेजा जाएगा। मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में मंडी में सब्जी भी विक्रय के लिए आएगी। आलू मंडी में धान विक्रय की शुरुआत से किसानों को फायदा होगा। फार्मर्स कंपनी उसके द्वारा पूरा एक ट्रक भर करके धान खरीदा गया है और ये हरियाणा में राइस मिल में जाएगा, वहाँ से इसको प्रोसेस किया जाएगा और आगे ये देश विदेश में एक्सपोर्ट होगा, व्यापार इसका होगा। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा अनुरोध है ठठिया क्षेत्र के सभी किसान भाइयों बहनों से, अब आपको अपना धान बेचने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी ठठिया मंडी में अच्छे रेट पे आपको यहाँ पे धान का विक्रय कर सकते हैं और इसके साथ साथ और भी सब्जी
का व्यापार भी जल्दी यहाँ पे शुरू होगा। आगे गेहूं की फसल आएगी, उसका भी व्यापार शुरू होगा। खबर बागपत से है, जहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी का एक युवती के साथ अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी को उनके पद से हटा दिया। युवती की मां ने इस संबंध में आरोपी यूनुस चौधरी के खिलाफ बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। उधर इस प्रकरण के बाद रालोद ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। अवगत कराना है कि यूनिस खान जिला अध्यक्ष कांग्रेस निवासी गुराना रोड कस्बा बड़ौद का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर दिनांक 2/11/2024 को थाना बड़ौद पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में थाना बड़ौद पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको एक घटना का वर्णन मैं बता रहा हूँ। यहाँ बागपत जनपद में सन 80 में हुआ था माया त्यागी कांड, और माया त्यागी कांड के अंदर चौधरी साहब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी जब जीवित थे, उनकी लीडरशिप में आंदोलन हुआ था। करीब लोक दल के 1,36,000 आदमी जेलों में गए थे, सिर्फ एक नारी की स्वाभिमान के लिए। और आज जो ये घटना घटित हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, यहाँ तक कि ये इतनी गंदी हरकत है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो इस तरह के आदमियों को कभी भी राजनीति में इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनको जेल, इनका रास्ता, इनकी जगह ही जेल है, और कोई रास्ता नहीं होता। अब अगली खबर हादसे की है। हादसा आगरा में हुआ, जहां सेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि ये क्रैश एक खाली खेत में हुआ और विमान में सवार पायलट और को पायलट दोनों समय रहते इजेक्ट कर गए। पूरी खबर देखिए। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की है। खेतों में धू कर जलता ये सेना का लड़ाकू विमान MiG-29 है। कागारौल इलाके के सूंगा गांव के पास खाली खेतों में ये बड़ा हादसा हुआ। फाइटर जेट MiG-29 आगरा के पास क्रैश हुआ। क्रैश होते ही MiG-29 में आग लग गई। हादसे के वक्त विमान में पायलट और को पायलट मौजूद थे। पायलट और को पायलट ने कूदकर बचाई जान। हादसा सोमवार करीब शाम 4 बजे हुआ। ANI के मुताबिक ये फाइटर जेट पंजाब के आदमपुर से अभ्यास के लिए आगरा आ रहा था। रक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जाएंगे। खेतों में विमान को गिरता देख गांव के लोग भी तुरंत वहां पहुंच गए। हादसे के बाद MiG-29 के कई पार्ट्स 1 किलोमीटर के दायरे तक फैले दिखे। पुलिस और एयरफोर्स इन पार्ट्स को अपने कब्जे में ले रही। गाजियाबाद में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शहर विधानसभा के नेहरू नगर स्थित शिशु मंदिर में गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी संजीव कुमार के लिए एक बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, जिसको लेकर बौखलाहट हो रही है, और कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को बूथ पर डटे रहना है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, सभी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। हमें सहजता के साथ लोगों से मिलना है, जिससे कि जीत आपकी झोली में होगी। इन्होंने समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का काम किया है। देश की जनता इनका एजेंडा पूरा नहीं होने देती। लेकिन आप लोग जानते हैं राहुल गांधी को देश या प्रदेश कोई बहुत संज्ञान लेता नहीं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची भी नहीं है। वो साइकिल से भी उनका हाथ अब अलग हो गया। जनपद कानपुर नगर में जिला गंगा सुरक्षा समिति द्वारा गंगा उत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन बोट क्लब एवं ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। जल संरक्षण कार्यक्रम में गंगा नदी के संरक्षण के महत्व पर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। प्रतियोगिताओं में पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, रंगोली मेकिंग एवं निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और गंगा आरती एवं दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ ही राष्ट्रीय नदी गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में गंगा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।
इस वर्ष भी ये कार्यक्रम जनपद कानपुर में यहाँ पे आयोजित किया गया है और इस बार इसमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के साथ जन सहभागिता भी जोड़ी गई है, जिसमें हम सभी जितने भी हमारे माध्यमिक स्कूल थे, जो एयरफिटी स्कूल थे एंड जो हमारे हायर शिक्षण संस्थान थे, उसमें जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों से संबंधित, साथ ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, साइकिल प्रतियोगिता हो, साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। ये पूरा एक आज गंगा महोत्सव ये एक पर्व के रूप में जनपद कानपुर में मनाया गया। अब बारी है प्रदेश की उस खबर की जिसने गरीब परिवारों के जीवन को बदलने की पहल की है। प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू की है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कौन बना है इस योजना का पहला लाभार्थी और क्या योजना की बड़ी बातें हैं। हमारे बड़े अधिकारी हैं, वो छप्पर में रहते हैं, हमके घर बन जाए, गैस मिल जाए, बिजली मिल जाए। तो क्या कहा था? तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये लखनऊ के गोसाईगंज की रूबी है, जिनके पास खुद सरकार पहुंची है। दरअसल रूबी का चयन उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के तहत हुआ है। रूबी इस योजना की पहली लाभार्थी बनी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ खुद रूबी के परिवार के पास पहुंचे और बातचीत कर उनकी स्थिति को समझा। इसके बाद रूबी को जीरो पॉवर्टी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। रूबी और उनके परिवार ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। हमको घर मुख्य सचिव आए थे, हमको कहा था कि हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे, ये घर बनवा देंगे। हमसे पूछा कितनी जगह है, तो हमने कहा 19 फुट होगी चौड़ान और लंबान होगी 40 फुट। वो फिर इसी बात कहने लगे कि हम ये पूरा घर बनवा देंगे, तुमको कोई सरकारी योजना भी देंगे, इसमें तुम खुश हो कि नहीं। पेट पे हाथ धर के गए थे, कहे थे कि हम तुमको अब खुशी करके जाएंगे। आपको कितना उस दिन से खुशी महसूस हो रही है? आपको लग रहा है कि आपके अच्छे दिन आ जाएंगे? हमको लग रहा है कि हमको अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। यूपी में गरीबी को खत्म और सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले वंचित परिवार का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने इसी साल 2 अक्टूबर को जीरो पॉवर्टी योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश अगले 1 साल में अत्यधिक गरीबी से होगा मुक्त। 25 लाख गरीब परिवारों की आय 1.25 लाख रुपए सालाना करने का है लक्ष्य। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम 10 से 25 परिवार किए जाएंगे चिन्हित। चयनित परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का दिलाया जाएगा लाभ। योजना के लिए चयनित लाभार्थियों के लिए 4 मानक रखे गए हैं। इनको पूरा करने पर ही इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। आइए बताते हैं कैसे होता है चयन। गृहहीन या कच्चा मकान, भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी और कृषि मजदूरी पर आश्रित अनियमित आय वाले, खाने पीने की तंगी वाले परिवार। जीरो पॉवर्टी योजना में चयन के लिए मॉपअप मोबाइल ऐप पर परिवारों के बारे में सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। ये काम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी व अन्य सामुदायिक कैडर और बीसी सखी को दिया गया है। और एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। आज अमेरिका में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान शुरू होगा और देर रात तक शायद तय हो जाएगा कि वहां का अगला पथ प्रदर्शक कौन होगा। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 8 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति व डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला देवी हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। प्रचार के अंतिम दिन कमला हैरिस ने अश्वेत और अरब मूल के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया की रैली में खुद पर हमले के लिए सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। ओपिनियन पोल के हिसाब से दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां के
पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पील पुलिस की ओर से कहा गया है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में हुई है। वो खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हो गया था। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया है। ये वायरल वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के सामने हुई घटना का बताया जा रहा है। वीडियो फुटेज को देखें तो लाठी डंडों से लैस खालिस्तानी झंडों के साथ एक समूह ने हिंदू सभा मंदिर में आए भक्तों के एक समूह पर हमला कर दिया। कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने 4 नवंबर को बयान जारी कर इस हमले की कड़ी निंदा की है। हमने टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक व्यवधान देखा है। ये देखना बेहद निराशाजनक है कि हमारे वाणिज्य दूतावास द्वारा स्थानीय सह आयोजकों के पूर्ण सहयोग से आयोजित होने वाले नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी कार्यों में इस तरह की रुकावट पैदा की जा रही है। हम भारतीय नागरिकों सहित आवेदकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं। अब सिलसिलेवार ढंग से समझिए पूरा मामला क्या है। 3 नवंबर को ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर के पास खालिस्तानी चरमपंथियों की तिरंगे को थामे एक समूह के साथ झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी लाठी डंडे से लैस थे और उन्होंने दूसरे समूह पर हमला कर दिया। सुरक्षा के लिए कई लोग मंदिर परिसर में भाग गए, जिसके बाद खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने मंदिर पर हमला कर दिया। ब्रैम्पटन में हमले के बाद काफी तनाव भी है और हिंदू सभा मंदिर के पास भारी संख्या में लोग भी जुटे और इस घटना की कड़ी निंदा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा कनाडा के ब्रैम्पटन में भी गूंजा। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं, बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा पर बयान देते हुए कहा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंसा की घटना स्वीकार्य नहीं है। हर कनाडाई को सुरक्षित माहौल में खुलकर अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। समुदाय की सुरक्षा करने और घटना की जांच के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए पील रीजनल पुलिस का धन्यवाद। इस पूरी घटना पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। अब देखना ये है कि कनाडाई सरकार दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होगा तो कॉन्ट्रैक्टर फर्म ब्लैकलिस्ट होगी और कठोर कार्रवाई भी होगी। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर को चरमपंथियों ने निशाना बनाया। इस बीच कनाडा की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने घटना की कड़ी निंदा की। और छठ पूजा को लेकर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। रेलवे द्वारा 243 पूजा स्पेशल ट्रेन 1663 फेरों में चलाई जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। व्रती महिलाएं निर्जल व्रत रखकर करती हैं छठी मैया की पूजा। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।